हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। ठीक है, ये क्या चीज़ होता है? तुम लोग का चैप्टर नंबर 8 है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है। एक्चुअली इस चैप्टर में तुम लोग का बहुत सारा मतलब लेक्शन अलग अलग चैप्टर है, जिसको एक ही चैप्टर में डाल के दे दिया है। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसमें, वो पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है कि पीरियोडिक टेबल क्या है, क्योंकि इसका एप्लीकेशंस आगे आने वाले क्लासेस में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री में जो है काफ़ी है, मतलब इसका इम्पोर्टेंस है, मतलब इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नहीं तो बहुत कुछ जो है समझ में नहीं आएगा आगे क्लास में, अगर फर्दर स्टडी करोगे साइंस लेके तो। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल के विषय में हम लोग पूरा अच्छे से समझते हैं कि क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आज का जो क्लास होगा, आज का जो ये लेसन होगा, इसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल को बहुत ही डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ताकि अगर डिटेल में बेस हमारा समझ में आ जाएगा तो आगे के जितने भी लॉ हैं पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, ठीक है, वो बहुत ही आसानी से समझ जाओ। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पहले समझो, ये बनाया क्यों गया था, ये है क्या। फिजिक्स केमिस्ट्री में, एक्चुअली ये केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में इसका क्या काम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर पीरियोडिक टेबल क्या है, आवर्त सारणी क्या है। ठीक है, तो टेबल तो सबको पता है क्या होता है। ठीक है, और पीरियोडिक समझना है, ये भी कई लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो बताते हैं। पीरियोडिक मतलब एक विशेष समय के अंतराल में कोई चीज़ का आना, वो पीरियोडिक होता है। जैसे मान लो अगर हम बोलेंगे दिन और रात के बीच में समय का अंतर कितना होता है, तो 12 घंटे का होता है। ठीक है, तो ये पीरियोडिक चेंजेस है ना। पीरियोडिक का मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद कोई चीज़ है। जैसे मान लो एक सिंपल एक उदाहरण लेता हूँ, एक ऐसा मान लो कोई कुछ भी, मतलब ऐसा मान लो कि ऐसा एक सीनरी चल रहा है, मतलब कुछ चीज़ें तुमको दिखाया जा रहा है। तो पहले फुटबॉल मैच दिखाया गया, फिर तुमको क्रिकेट मैच दिखाया गया, फिर तुमको लूडो का मैच दिखाया गया। ठीक है, तो देखो पहले क्रिकेट, फुटबॉल, लूडो, फिर उसके बाद क्या आया, फिर क्रिकेट आया, फिर आएगा फुटबॉल, फिर लूडो। तो देखो ये जो बार बार क्रम चल रहा है, पीरियड में चल रहा है, मतलब एक आया, ठीक है, उसके बाद एक आ रहा है, मतलब 2 के बाद फिर से क्रिकेट आ जा रहा है ना। फुटबॉल और लूडो खेलने के बाद फिर से क्या आ जा रहा है, क्रिकेट आ जा रहा है। तो ये एक पीरियड में हो रहा है। ठीक है, पीरियड मतलब एक छोटा सा समय अंतराल, ठीक है, जिसके बाद वो चीज़ें समान, यानी फिर वही चीज़ हो रही है, दैट इज पीरियड। ठीक है, तो एक चीज़ तो समझ में आ गया कि आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल मतलब एक ऐसा टेबल बना होगा जिसमें कुछ तो है जो रिपीटेशन हो रहा है किसी चीज़ का, उसका क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले आवर्त क्या चीज़ होता है ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, आवर्त सारणी का डेफिनेशन एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है। अच्छा, दूसरी बात, अब ये आवर्त सारणी क्या चीज़ है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। ठीक है, तो देखो हमारे नेचर के अंदर, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं और बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर होने बाकी हैं। ठीक है, जैसे हम जितने भी नाम पढ़ते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, सोडियम, ये जितने भी नाम पढ़ते हैं ये सब एक एक एलिमेंट है, एक तत्व है। ठीक है, जो हमारे प्रकृति में पाए गए हैं। ठीक है ना, तो ये सब प्रकृति में पाए गए हैं। तो एकदम स्टार्टिंग की बात करेंगे तो उस समय एलिमेंट्स कितने पते होंगे कई लोगों को, मतलब उस टाइम पे क्या है कि 10, 15, 20 ऐसे क्या हुआ कि एलिमेंट्स का डिस्कवरी बढ़ता गया, लोग नए नए तत्वों का आविष्कार करते गया, और ये आविष्कार बढ़ करके काफ़ी दूर चला गया। मतलब आज 120, 18 के आसपास एलिमेंट्स हो गए हैं, और भी हैं। ठीक है, बट इतने तुम लोग को जो है पीरियोडिक टेबल में शो किया जाता है। ठीक है, जिसमें से तुमको 20-30 तक याद करना पड़ेगा। ठीक है, उससे आसान होगा कोई चीज़ करने के लिए, उसमें अगर सम आता है तो। ठीक है, तो अब जो है ये एलिमेंट्स का खोज होते गया, तो बहुत सारे एलिमेंट हो गए, जैसे मैंने बताया 118, 120 एलिमेंट्स हो गए। तो जब बहुत सारे एलिमेंट्स हो गए तो उनको पढ़ने के, अध्ययन करने के नज़रिए से देखा गया बहुत टफ होने लगा, क्योंकि इतना सारा एलिमेंट्स को याद करना बहुत ही मुश्किल है। ऊपर से अलग अलग याद करना, अलग अलग उनके गुणों को याद करना, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, वो कहाँ पे यूज होते हैं, ये याद करना बहुत टफ हो गया। ठीक है, तो इसीलिए जो है बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना सिद्धांत दिया। ठीक है, याद करने का। जैसे मान लो अगर तुम्हारे क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, और 100 बच्चों का नाम मैं अगर रटने याद करने बोलूँ तो शायद टफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ग्रुपिंग करने बोल दूं कि ऐसा करो, स्कूल के बच्चों का ग्रुपिंग कर दो,
ठीक है ना। तुम्हारे स्कूल के बच्चे में जो जो लड़के जो है फर्स्ट बेंच वाले हैं उनका अलग कर दो, सेकंड बेंच वाले हैं अलग कर दो, या फिर एक फर्स्ट रो का सीधा अलग कर दो, फिर जो है अलग अलग रो वाइज बांट दो, या फिर ऐसा बोल दो कि एज वाइज याद कर लो कि जो 14 से 15 साल के लड़के हैं वो ये हैं। तो इससे क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और कोई चीज़ हम ब्रेक करके याद करते हैं, इंटरवल में याद करते हैं, तो याद जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए पीरियोडिक टेबल बनाया गया था, ठीक है। तो एग्जाम में पूछता है कि आवर्त सारणी बनाने का क्या कारण था। तो आवर्त सारणी बनाने का यह कारण था कि आवर्त सारणी जो तत्व आविष्कार हुए थे, ठीक है, तत्वों को पढ़ने अध्ययन की सुविधा के लिए इसे बनाया गया था, ठीक है। यानी जो तत्व बने हैं उनको कैसे अध्ययन करें, ठीक है, उसको सुविधाजनक बनाने के लिए, आसान करने के लिए हमें पीरियोडिक टेबल मतलब वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने अलग अलग रूप में तैयार करके दिया, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गया कि तत्वों का वर्गीकरण किया क्यों, पीरियोडिक टेबल बना क्यों, ताकि हम सही से पढ़ पाएं, अध्ययन कर पाएं, सही से याद रहे, ठीक है। अब इसमें कितने सारे साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया, ठीक है, इनके विषय में हम जान लेते हैं। पहले क्या क्या हम लोग लॉ पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये लॉ पढ़ने वाले हैं। इसमें से एक लॉ तो पक्का एग्जाम में देता ही है, 3 मार्क्स का एटलीस्ट देता है, ठीक है। तो पहले इसमें डॉबरिनर-त्रिक का नियम लेकर के आते हैं। डॉबरिनर-त्रिक का नियम लेके आते हैं। ये नियम सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज हम लोग पूरा ओवरऑल पीरियोडिक टेबल को पहले समझते हैं, ठीक है। तो पहला नियम जो डॉबरिनर का त्रिक नियम है, ठीक है, इसको ट्राइड्स लॉ बोलते हैं, डॉबरिनर्स ट्राइड्स लॉ। ये 1817 में दिए। इन्होंने कुछ अपना मत दिया था इस पे, जिसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसको डिस्कस करने के लिए ना कुछ एलिमेंट्स का नाम याद रखना जरूरी है, ठीक है, जो मैं इसमें समझाऊंगा, ठीक है। तो उसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो फिलहाल ये समझो कि डॉबरिनर का त्रिक का नियम पढ़ना है, जो 1817 में दिए थे। न्यूलैंड के अष्टक का नियम पढ़ना है, ऑक्टेव्स लॉ जिसको बोलते हैं, ये 1864 में दिए थे। उसके बाद लोथर मेयर का सिद्धांत पढ़ना है, इसको इन्होंने 1869 में दिया था, ठीक है। उसके बाद मेंडलीव का नियम, मेंडलीव्स लॉ 1869 में दिए थे। ऐसे करके लॉ चले आए। तो देख रहे हो ना, 17, 64, 69, मतलब एक ने नियम बनाया, वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं हुआ, मतलब उससे अपना काम बहुत बढ़िया नहीं हुआ। क्योंकि देखो अभी मैंने स्टूडेंट लोग का एग्जाम्पल दिया कि स्टूडेंट के नाम को कैसे याद रखोगे। तो अब इसी में जो है अलग अलग नियम निकाल सकते हैं। कोई बोलेगा कि नहीं भाई मैं रो वाइज चलूंगा तो जल्दी अच्छा से याद हो जाएगा। कोई बोलेगा कि नहीं सर मैं मार्क्स के हिसाब से याद रखूंगा कि जिसके 90% के अबव मार्क्स हैं उनके बच्चों का नाम अलग मैं लिस्ट डाल दूंगा, जो 80% से ऊपर पाया उसका नाम अलग लिस्ट में डाल दूंगा और वैसे याद करूंगा। तो सबने क्या है, याद करने के नजरिए से अपना अपना एक नियम दिया, और जो उसमें सबसे बेस्ट लगा उसको हम लोगों ने पिक कर लिया, ठीक है। तो ये सब हम लोग समझेंगे। तो लोथर मेयर का सिद्धांत, ठीक है, न्यूलैंड के अष्टक के नियम के बाद इन्होंने लोथर मेयर ने लेके आया सिद्धांत अपने अलग रूप में। फिर मेंडलीव ने नियम लेकर के आया। उसके बाद फिर मेंडलीव के नियम को मोजले ने सुधार करके लेकर आया, ठीक है। तो इन सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर तत्वों के अध्ययन को आसान बनाया, ठीक है। तो ये सारे लॉ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से। तो थोड़ा इसके विषय में जान लेते हैं कि इन सब को समझने के लिए हमें और क्या क्या जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इन नियमों को समझने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग क्लास 9 में तुम लोग एलिमेंट्स का नाम अप टू 20 तो याद होगा। ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऐसे करके तुम लोग 20 तक याद किए हो, ठीक है। बट इस बार तुम्हें 30 तक याद करने हैं, ठीक है। 20 तक में काम तो हो जाएगा, बट 30 तक याद रखोगे। एडवांस का भी क्वेश्चन ऐसा अगर अलग से दे दिया तो तुम्हें याद होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि इसमें किस तरह से क्या नियम लगता है, ठीक। तो ये सारे एलिमेंट्स हमको याद करने हैं 1 से लेकर 30 तक, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक हमको याद करना है। 20 तक तुम्हें याद ही होगा और 10 एक्स्ट्रा याद कर लेना, ठीक है। और ये मैं एक बार पढ़ के दिखा दे रहा हूँ, और अगर ऐसे नॉर्मली याद नहीं होगा, अगर किसी को नहीं याद होता है, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में करना कि इस पर ट्रिक मतलब कोई ट्रिक बताने के लिए, तो मैं उस पर ट्रिक नेक्स्ट वीडियो में कभी बना करके इसको आसानी से ट्रिक के माध्यम से सिखा दूंगा कि कैसे याद रखोगे, ठीक है। बट अगर ऐसे याद कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो जैसे देखो तुम लोग पढ़े, एक बार रिपीट कर देता हूँ। दिस इज हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन, ठीक है। ये सब सिंबल है, क्या है, सिंबल है, यानी एलिमेंट्स जो होते हैं उनको एक हम संकेत के जरिए पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम लिख करके जो है फालतू के पेजेस भरेंगे, इसलिए हम सिंबल से याद रखते हैं और सिंबल को ही यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हीलियम, ठीक है, दिस इज लिथियम, लिथियम को Li से डिनोट करते हैं, दिस इज बेरिलियम को Be से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बोरॉन को B से डिनोट करते हैं, कार्बन को C से डिनोट करते हैं,
उसके बाद नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं, फ्लोरीन को F से डिनोट करते हैं, फ्लोरीन को F से डिनोट करते हैं, नियोन को Ne से डिनोट करते हैं, Ne से, ठीक है। ये है सोडियम, दिस इज सोडियम Na, मैग्नीशियम, क्या मैग्नीशियम, ये है एल्यूमिनियम, ये है सिलिकॉन, ठीक है। ये है फास्फोरस, ये क्या है फास्फोरस, ये मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बुक में मिल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। फास्फोरस, फिर उसके बाद ये है सल्फर, सल्फर को S से दिखाते हैं, क्या सल्फर। ये है क्लोरीन, क्लोरीन को Cl से दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन को Ar से दिखाते हैं, दिस इज ऑर्गन, ठीक है। दिस इज पोटेशियम, पोटेशियम को K से दिखाते हैं, ठीक है। और कैल्शियम को Ca से दिखाते हैं, ये कैल्शियम है, ठीक है। तो यहाँ तक तुम लोग को ऑलरेडी याद था। ये जो न्यू है ये है स्कैंडियम, ये क्या है, ये है स्कैंडियम, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, दिस इज स्कैंडियम, दिस इज टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम। ये है वेनेडियम, क्या है वेनेडियम। ये है क्रोमियम, क्या है क्रोमियम। और ये है मैंगनीज, क्या है मैंगनीज है ये। और ये है आयरन, आयरन को Fe से दिखाते हैं, ठीक है, Fe मतलब आयरन, लोहा। ये है कोबाल्ट, ठीक है। ये है निकेल, ये है कॉपर, कॉपर को Cu से दिखाते हैं। एंड ये है जिंक, Zn, जिंक है, ठीक है। जिंक को फिलोसोफर्स वूल, दार्शनिक ऊन भी कहते हैं। तो ये तो याद था, ये याद कर लेना है 30 तक, ठीक है। ये याद कर लोगे, लाइन बाय लाइन याद रखना, ये नहीं कि आगे पीछे याद रखोगे, पहले लिथियम बोल दिए पहले, तो ये सब लाइन बाय लाइन 1 से लेकर 30 तक याद कर लोगे। अब हम लोग कुछ छोटा छोटा चीज समझ लेते हैं, जैसे तुमने ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हो कि हर एक एलिमेंट का एक अपना मास नंबर होता है, एक अपना परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट होता है तो उसका अपना क्या होता है, एक मात्रा संख्या होता है, मात्रा संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं मास नंबर, और एक उसका परमाणु संख्या होता है जिसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये चीजें होती हैं। तो मात्रा संख्या क्या था, N+P था, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का जो योगफल होता था, जो जोड़ होता था, वही मात्रा संख्या होता था। और परमाणु संख्या क्या होता था, कुल प्रोटॉन की संख्या उस एलिमेंट के अंदर उसकी परमाणु संख्या होती थी। समझ रहे हो ना। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास टाइटेनियम का 22 है परमाणु संख्या, तो टाइटेनियम का जो प्रोटॉन संख्या है वो 22 ही होगा, ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे हैं लाइन बाय लाइन याद रखोगे तो प्रोटॉन संख्या न्यूट्रॉन संख्या में, प्रोटॉन संख्या को याद करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वेनेडियम 23 पे आया, तो वेनेडियम का परमाणु संख्या कितना हुआ, 23 हुआ। तो परमाणु संख्या इक्वल्स टू P, यानी प्रोटॉन की संख्या, यानी इसका प्रोटॉन संख्या भी 23 ही होगा। तुम लोग पढ़े हो ना, 3 मौलिक कण होते हैं किसी भी परमाणु में, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है, आवेशहीन होता है ना। तो इसका मतलब हम ये चीज समझ गए, मात्रा संख्या मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और परमाणु संख्या मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो उसमें प्रेजेंट रहता है। तो लाइन बाय लाइन याद रखोगे तो परमाणु संख्या, क्योंकि इसी के आधार पे ना आगे जो वैज्ञानिकों की मैं बात करने वाला हूँ, जो अलग अलग उन्होंने नियम निकाले हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल को सजाने के लिए, तो वो कोई परमाणु संख्या के बेसिस पे किया है, तो कोई मात्रा संख्या, ठीक है, कोई परमाणु भार के बेसिस पे किया है। तो इसीलिए जो है ये जानना जरूरी है। और तुम लोग को ये भी पता होगा कि अगर मान लो कोई एलिमेंट है, जैसे मान लो बेरिलियम है, तो बेरिलियम के एलिमेंट को यहाँ पे जो लिखते हैं वो उसका परमाणु संख्या लिखते हैं, यहाँ जो लिखते हैं उसका मात्रा संख्या लिखते हैं। जैसे मान लो अगर मैं इसको लिखूँ 4, ठीक है, और यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, सपोज 8 मैंने लिखा, ठीक है, कुछ भी, जैसे मान लो यहाँ पे जो नंबर रहेगा वो उसका मात्रा संख्या होगा, मास नंबर, ठीक है, और यहाँ पर जो होगा उसका एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। ये वाला मात्रा संख्या होता है, परमाणु संख्या होता है, ये